हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में सुपरिटेंडेंट अर्थात अधीक्षक का जो भर्ती निकला है बाल देखरेख संस्था के अंतर्गत, उसी के तैयारी के क्रम में जो बालकों से संबंधित सामान्य ज्ञान आप सभी से पूछा जाएगा, उसी में ये हमारा वीडियो नंबर 2 है, जिसके अंदर हम किशोर न्याय, बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 और यथा संशोधित अधिनियम 2021 के तहत हम 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले भी एक वीडियो जो है ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छे प्रश्न उसमें मैंने लिया है, उसमें भी 25 एमसीक्यू प्रश्नों का प्रैक्टिस कराया, आप ज़रूर जाके देखिएगा। और इस एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा, बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है, आप सभी को बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहिए। चैनल में अगर पहली बार हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए लेट ना करते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं इस टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा कि किशोर न्याय, बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 जो है किस वर्ष लागू किया गया था? बताइए, 2014 में, 2015 में, 2016 में या फिर 2017 में? देखिए, ये अधिनियम जो है वो तो 2015 का है, लेकिन 2016 में इसको लागू किया गया था, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 में किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया था? मतलब ये जो अधिनियम है 2015 का, किशोर न्याय अधिनियम 2015, ये किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया था? बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2000, किशोर न्याय अधिनियम 2000, बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 या फिर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006? बताइए क्या इसका राइट आंसर है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है कि ये जो हमारा किशोर न्याय अधिनियम 2015 है, इससे पहले किशोर न्याय अधिनियम 2000 था, इसी को रिप्लेस करके 2015 में अधिनियमित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। तीसरा प्रश्न है कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत किशोर किसे कहा गया है? 14 वर्ष से कम आयु का जो व्यक्ति होगा उसे, या फिर 16 से कम आयु के व्यक्ति को, या फिर 18 से कम आयु के व्यक्ति को, या फिर 21 वर्ष से कम आयु का किसी व्यक्ति को कहा जाता है? बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 18 वर्ष से कम आयु के जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी को किशोर कहा जाता है। ठीक है। चौथा प्रश्न है कि किशोर न्याय बोर्ड, जिसको हम जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड भी कहते हैं, में कुल कितने सदस्य होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा? देखिए, सारे प्रश्नों को आप टेस्ट की तरह लेंगे, वीडियो को पॉज करके पहले आंसर देने की कोशिश करिएगा, और टोटल 25 प्रश्न जब पूरा लास्ट तक हो जाएगा, आप अपना आंसर मैच कर लेंगे, तो कमेंट करके बताइएगा कि 25 में से आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि किशोर न्याय बोर्ड के अंतर्गत 3 सदस्य इसमें होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5वां प्रश्न है कि 2015 का जो अधिनियम है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार 16 से 18 वर्ष के आयु के किशोर को वयस्क के रूप में कब माना जाता है? केवल चोरी के मामलों में, जब वह कोई गंभीर अपराध में शामिल हो, केवल हिंसात्मक अपराध में, या फिर जब न्यायालय चाहे तब? बताइए। तो जब वह किसी गंभीर अपराध में शामिल हो जाए ना, तब 16 से 18 वर्ष तक के आयु के जो बच्चे होते हैं उनको वैसे किशोर को वयस्क के रूप में दर्जा दिया जाता है। 6वां प्रश्न है कि बाल कल्याण समिति CWC, ठीक है, चिल्ड्रन वेलफेयर कमेटी में कुल कितने सदस्य होते हैं? 3, 4, 5 या फिर 6? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो CWC के अंदर 5 सदस्य होते हैं। चलिए 7वां प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है कि किशोर न्याय बोर्ड या फिर कह लीजिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? जिला कलेक्टर, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाल कल्याण अधिकारी या फिर सामाजिक कार्यकर्ता? बताइए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, प्रथम श्रेणी का जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है उसी को किशोर न्याय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जाता है। 8वां प्रश्न है कि बाल कल्याण समिति, जिसको हम CWC कहते हैं, CWC बोले भी, तो CWC अर्थात बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 21 वर्ष? क्या इसका आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है कि जो CWC के जो अध्यक्ष होता है ना, उसका न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9वां प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि गंभीर अपराध, हीनियस ऑफेंस किसे कहा गया है?
ऐसा अपराध जिसकी न्यूनतम सजा 3 वर्ष से अधिक हो, अधिकतम सजा 7 वर्ष से अधिक हो, सी है न्यूनतम सजा 7 वर्ष या अधिक हो, या फिर कोई भी अपराध हो। बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगर किसी को न्यूनतम 7 वर्ष का सजा हो या फिर उससे अधिक का सजा हो तो इसको हम गंभीर अपराध के श्रेणी में रखते हैं, हीनियस ऑफेंस कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10वां प्रश्न है कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 में बालक की सर्वोत्तम हित की अवधारणा किस धारा में दी गई है? बताइए। धारा 2 का 9, धारा 2 का 5, धारा 3 का 6 या फिर धारा 4 का 2? क्या इसका आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस अधिनियम की जो धारा 3 का 6 है उसी के अंतर्गत बालकों की सर्वोत्तम हित की अवधारणा की बात की गई है। राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। प्रश्न है कि 2021, जैसे 2000 में 2000 का अधिनियम था, फिर बाद में इसको रिप्लेस किया गया 2015 से, और बाद में 2021 में 2015 का जो अधिनियम है इसको संशोधित किया गया था। ठीक है। तो 2021 के संशोधन के अनुसार गोद लेने या एडॉप्शन जो होता है से संबंधित कार्य किस प्राधिकरण को सौंपा गया है? बाल कल्याण समिति को, या फिर कारा सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी को, राज्य बाल आयोग को, या फिर जिला बाल संरक्षण इकाई को? बताइए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। बिल्कुल याद रखिएगा कि जो कारा है सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, इसी को ये कार्य जो है सौंपा गया। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि CARA का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है। 12वां प्रश्न है कि 2021 संशोधन अधिनियम के तहत सेवक अधिकारी के रूप में नामित किया जा सकता है SDM को, जिला मजिस्ट्रेट को, पुलिस अधीक्षक को, या फिर सामाजिक कार्यकर्ता को? किसको? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है इसको सेवक अधिकारी के रूप में नामित किया जा सकता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। 13वां प्रश्न है स्क्रीन के ऊपर कि 2021 के संशोधन के अनुसार गोद लेने के आदेश जारी करने का अधिकार किसको दिया गया है? बाल कल्याण समिति को, सिविल न्यायालय को, जिला मजिस्ट्रेट को, या फिर परिवार न्यायालय को? किसको? तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है इसको गोद लेने के आदेश जारी करने का अधिकार होता है, जिला मजिस्ट्रेट को। ठीक है। सी आंसर सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि किशोर न्याय अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपराधी को दंड देना, बच्चों के संरक्षण, देखभाल और पुनर्वास, पुलिस जांच को तेज करना, या फिर अदालतों का बोझ कम करना? क्या इसका आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का बी राइट आंसर हो जाएगा कि किशोर न्याय अधिनियम जो है इसका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों का संरक्षण हो सके, उनका देखभाल हो सके और उनका पुनर्वास कराया जा सके। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 15वां प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 15 है कि बालक की सर्वोत्तम हित सिद्धांत का क्या तात्पर्य है? माता पिता की इच्छा सर्वोपरि है, समाज का कल्याण सर्वोपरि है, बालक का सर्वांगीण विकास सर्वोपरि है, या फिर कानून सर्वोपरि है? बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है कि बालक की सर्वोत्तम हित का सिद्धांत जो है इसका तात्पर्य ही यही है कि बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके, और बालकों के सर्वांगीण विकास को ही सर्वोपरि माना गया है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है कि अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक CNCP किसे कहा गया है? जो कानून तोड़े, जो अपराधी हो, जो परित्यक्त हो, अनाथ हो या शोषित हो, या फिर जो पढ़ाई छोड़ दे? देखिए इस टॉपिक में कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो कॉमन टाइप का होगा और थोड़ा सा सेंस लगा के आप उसके सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है। जैसे ये वाला प्रश्न है कि किन बालकों को आप संरक्षण देना चाहेंगे, तो अगर इस ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कि ऐसे बालक जो परित्यक्त हैं, उनका त्याग कर दिया गया है, या फिर अनाथ हों, या फिर जिनका शोषण बहुत अधिक हुआ हो, तो ऐसे बालकों को ही संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक कहा जाता है। ठीक है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17वां प्रश्न को देखिए कि कानून से संघर्षरत बालक CICL का क्या अर्थ होता है? जो कानून के अनुसार व्यवहार करे, जो अपराध करता है, जो स्कूल नहीं जाता, या फिर जो अनाथ है? बताइए। तो इसका आंसर भी आप लगा सकते हैं। जो अपराध करता है ऐसे बालकों को CICL या फिर कानून से संघर्षरत बालक कहते हैं। ठीक है। इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18वां प्रश्न है कि 2021 के संशोधन के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट को किन संस्थाओं का निरीक्षण करने का अधिकार? ये अच्छा प्रश्न है भाई। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है। बताइए, केवल सरकारी जो संस्था होगा उनका, या फिर सभी बाल देखभाल संस्थाएं, केवल निजी संस्थाएं, या फिर केवल NGO द्वारा संचालित? बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी, जितनी भी प्रकार की बाल देखभाल संस्थाएं होंगी उन सभी का निरीक्षण करने का अधिकार जो है जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को होगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19वां प्रश्न है
कि इस अधिनियम के अनुसार बालक को अधिकतम कितने समय तक अवलोकन गृह में रखा जा सकता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन होम। ठीक है, ऑब्जर्वेशन होम, उसी को हम अवलोकन गृह भी कहते हैं। कितने वर्ष तक, कितने समय के लिए रखा जा सकता है? 1 माह, 2 माह, 3 वर्ष या फिर 5 वर्ष? क्या इसका आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 3 वर्ष। ठीक है, अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए अवलोकन गृह में रखा जा सकता है। 20वां प्रश्न है कि ऑब्जर्वेशन होम का मुख्य उद्देश्य क्या है? बालकों को सजा देना, पुनर्वास और परामर्श देना, रोजगार देना या फिर शिक्षा देना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो सभी जितने भी ऑब्जर्वेशन होम होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो बालक हैं, ठीक है, उनको पुनर्वास कराया जा सके और उनको परामर्श दिया जा सके। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है कि अधिनियम के अंतर्गत आफ्टर केयर प्रोग्राम का उद्देश्य क्या होता है? दंड की प्रक्रिया है, पुनर्वास के बाद सहायता किया जा सके, पुलिस प्रशिक्षण या फिर अभिभावक का प्रशिक्षण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुनर्वास के बाद उनका सहायता करने के लिए आफ्टर केयर प्रोग्राम चलाया जाता है। इसका उद्देश्य यही होता है पुनर्वास के बाद उनकी सहायता किया जा सके बालकों का। ठीक है, 22वां प्रश्न है कि अधिनियम के अनुसार किसी बालक को हथकड़ी लगाना की अनुमति है क्या? अपराध है, केवल गंभीर अपराध में मान्य है या फिर न्यायालय की अनुमति पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कि किसी भी बालक को हथकड़ी लगाना क्या है, एक तरह का अपराध के श्रेणी में आता है। ठीक है, चलिए 22वां प्रश्न हो गया। अब 23वां प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है कि अधिनियम के अंतर्गत किसी बालक की पहचान उजागर करना क्या कानूनी है, गैर कानूनी है, मीडिया की अनुमति पर निर्भर है या फिर गंभीर अपराधों में मान्य है? बताइए। तो देखिए, अगर कोई बालक है, उसका वो कोई अपराध किया है तो उसकी पहचान को उजागर नहीं करना है, यह एक गैर कानूनी अपराध होगा। ठीक है, गैर कानूनी है, राइट, इलीगल है। 24वां प्रश्न है कि प्लेस ऑफ सेफ्टी का क्या अर्थ होता है? वयस्क अपराधियों के लिए जेल, गंभीर अपराध करने वाले किशोरों के लिए विशेष केंद्र, केवल स्कूल या फिर पुनर्वास गृह? बताइए। ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर है। ठीक है, जो गंभीर अपराध करने वाले किशोर होते हैं उनके लिए एक विशेष सेंटर होता है, स्पेसिफिक सेंटर होता है जिसको प्लेस ऑफ सेफ्टी कहा जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं आज के इस वीडियो का 25वां और आखिरी प्रश्न। प्रश्न है कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 का प्रवर्तन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, न्याय मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्रालय? बताइए। अच्छा प्रश्न है, देखिए क्या इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है ये इसी के प्रवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 25 प्रश्नों को हमने यहाँ पे देख लिया। 25 में से आपका कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह जितने भी अधिनियम, ये जो अगर इसका सिलेबस देखेंगे ना अधीक्षक वाला, तो सिलेबस का जो पार्ट 2 है जिसमें बालकों से संबंधित सामान्य ज्ञान पूछा गया, इसमें देखेंगे तो बहुत सारे अधिनियम की बात किया गया है। ठीक है, तो सारे अधिनियम के ऐसे ही मैं एमसीक्यू आपके लिए लेकर आऊँगा। आप पढ़िएगा और इस एमसीक्यू को लगाने की कोशिश करिएगा और चेक करिएगा कि आपका तैयारी कैसा है, क्या अच्छे से सवाल बन रहे हैं कि नहीं है। क्योंकि उतना भी बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है और उतना ज़्यादा डीप मैं क्वेश्चंस भी नहीं लेके आ रहा हूँ। ऐसा लेवल जो होगा प्रश्न का ठीक रहेगा। ठीक है, तो बताइएगा कि 25 में से आपका कितना सही हो रहा है। तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। किसी भी अगर एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, CGPSC, CG व्यापम, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसी भी तरह का अगर आपको डाउट होता है ना, तो कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खुला है, आप कमेंट जरूर करिएगा। और आप टेलीग्राम चैनल में हम सभी को आप मैसेज भी कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो हम वहाँ पे रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, चैनल में पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।